हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के पथ में डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु आ जाए, जैसे मान लीजिए हमारा सन है, ये हमारी एक दीवार है और यहाँ से लाइट निकल के आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक दीवार आ गई। तो क्या होगा, अब इस दीवार की छाया बन जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट तो पास हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये वस्तु कैसी थी हमारी, अपारदर्शी। दीवार कैसी होती है, अपारदर्शी, क्योंकि दीवार के आर पार हम नहीं देख पाते हैं। ये हो गया। ठीक है, चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। डिटेलिंग में देखते हैं, प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु यानी कि ओपेक वस्तु आ जाने पर छाया का निर्माण होता है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग को परावर्तित कर देता है और जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाती है। ठीक है, अच्छा, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए कहता है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण किया जाता है यूज? उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला ये हमारा गाड़ी के पीछे लगा होता है, गाड़ी के बगल में, और इसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, जैसे बस आ गई, कार आ गया, पेड़ आ गया। तो छोटा सा मिरर होता है और इसमें हम अगल बगल की काफ़ी चीज़ों को देख लेते हैं, मतलब उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ पर इसकी कुछ डिटेलिंग कर लेते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है, अभी जो मैंने आपको बताया ऊपर। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र यानी कि फील्ड व्यू जो है वो अधिक होता है, मतलब ज़्यादा चीज़ों को दिखा देता है वो। इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे की ट्रैफिक के दृश्योवलोकन के लिए लगाया जाता है, मतलब पीछे का सीन वो देख सके इसलिए लगाया जाता है। चलिए अगले देखते हैं, प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग हमारे कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। लाल, हरा, नीला, ये तीनों के तीनों प्राथमिक रंग है, मतलब डी वाला सही आंसर हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों प्राथमिक रंग हैं, प्राथमिक हमारे कलर हैं, इनको याद करिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक कलर होते हैं, लाल, हरा और नीला। इनको मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं, मतलब जो प्राइमरी कलर्स हैं हमारे, ये आपके लाल है, हरा है, नीला है, और इनको मिलाने से जो दूसरे कलर बनेंगे वो हमारे सेकेंडरी कलर आते हैं, मतलब द्वितीयक रंग। अब देखो कौन कौन सा, पीला हो जाएगा, मजेंटा बन जाएगा और पिकॉक, ये सब बन जाएंगे। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को जोड़ने से एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। अब देखिए पूरक क्या होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिला दोगे तो पूरक रंग कहते हैं। और सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए। और इसके विपरीत जो चित्रकार होते हैं, चित्रकार के लिए लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है प्राथमिक रंग कौन सा है, तो हम बताएंगे लाल, हरा, नीला। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा चित्रकार के लिए प्राथमिक रंग किसको माना जाता है, तो आप कहोगे लाल, नीला, पीला। ठीक है, यहाँ पर हर एक जगह पर पीला आ जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। अब देखिए मुख्य रंग पूछा गया है ना, तो सिर्फ आप बोल दोगे ये लाल, हरा, नीला, क्योंकि मुख्य रंग पूछा गया है, चित्रकार के लिए नहीं बोला इसने। आई बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की वस्तुओं का ना दिखना, मतलब निकट की वस्तु अगर बोलेगा निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की दिख रही है लेकिन दूर की दोष है, और बोल रहा है दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की दिख रही है, निकट जो बोलेगा दोष है वो चीज़ आपको साफ दिखती है। तो यहाँ पर बोल रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की नहीं, निकट की तो साफ साफ दिख रही है, दूर की दृष्टि में दोष है। ओके, इस तरीके से दूर की वस्तुओं का ना दिखना हो जाएगा, इसमें बी वाला आंसर सही है। डिटेल में देखते हैं इसको। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास रखी वस्तु को देख लेता है किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बन जाता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्रायः नेत्र गोलक के बड़े हो जाने पर या फिर कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक मोटा हो जाने के कारण रेटिना तथा केंद्रित बिंदु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो ये है रीज़न। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया को आप निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इसकी डिटेलिंग देखते हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इस दोष से युक्त
युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुओं तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसमें अनंत से आगे वाली आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस नहीं बनता है उनका। रेटिना पर नहीं बन करके कहाँ होता है, रेटिना पर नहीं होकर के दृष्टि पटल के आगे ही फोकस हो जाती हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो फोकस हो जाती हैं, इसलिए रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, या फिर नेत्र लेंस व फिर रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग निकट दृष्टि वाले के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, तो आपने ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, दूर दृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस सोल्यूशन क्या होगा, दूर दृष्टि में दोस्त में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके उसके पीछे बनता है, ठीक। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 40 सेंटीमीटर पास की वस्तु को साफ देखने के लिए आवश्यक फोकस दूरी क्या होगी, ये देखिए फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। 1/f=1/u माइनस 1/u v। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, जो u होती है वो स्टार्टिंग वाली हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी पहली, तो वो हमेशा 25 सेंटीमीटर होती है। आप जानते हैं ना, u हमेशा क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। ये इनिशियल के केस में होता है। और उसके बाद सेकेंड केस हमको दे रखा है 40 क्या हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा, v हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर होगा आपको। अब देखिए यू वी आपको पता चल गया, ठीक है, यू और वी आप समझ गए हैं कि क्या होगा। तो अब हमको क्या करना है, अब दोनों की दोनों वैल्यूज जो है हमको यहाँ पर पुट कर देना है। यू के प्लेस पे देखिए यहाँ पर 25 पुट किया है और वी के प्लेस पे यहाँ पर 40 पुट किया है। उसके बाद इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया है, तो आपको क्या आ जाएगा, ये वाला केस मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिए 8 में से 5 चलेंगे तो ऊपर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा और नीचे बचेगा आपका 200, इतना बचा ना, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा इस तरफ 1/f बचा है। अब 1/f इतना है तो f कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ये दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि इसकी फोकस दूरी आराम से निकल गई, किसकी, उत्तल लेंस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई की एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है, तो इस संयोग का पावर क्या है, मतलब आपको पावर निकालना है, ठीक है। इस संयोग का पावर यानी पहले निकालना है P1 और फिर निकालना है P2 और फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। तो P1 P2 क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें चलिए पहले P1 निकालते हैं। P1 कैसे निकालेंगे, आंसर तो हमारा पहला वाला आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। ये देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, P=1/f फॉर्मूला होता है। ये मीटर में होता है लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100/40 कहाँ से आया, 40 आपकी फोकस दूरी है क्वेश्चन में दी हुई थी। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जब कटपिट करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 आएगी, ठीक है, 2.5 आएगी, ओके। और ये डायोप्टर में आती है, कैपिटल डी मतलब डायोप्टर में आती है। ये P1 हमें मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, P1, क्योंकि हमें 2 ऐड करना है ना, P1 + P2, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, अपना P2 निकालेंगे। तो आपका अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब P2 निकालने के लिए वही काम 100/25 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका P2 माइनस में आएगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये अवतल लेंस है, ठीक है। जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी फोकस जो लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं P2 = -4D हो जाएगा। तो आपको 2 मिल गया है, P2 मिल गया है और ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं P1 मिल गया है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो P1 + P2 करेंगे और P1 P2 ऐड करने के बाद कितना आएगा आपका, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका 1.5 बचेगा, ठीक है, 1.5 बचेगा और वो भी माइनस के साथ। तो यही आप और क्या हो जाएगा, डायोप्टर। तो पूरी ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक वस्तु को फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात करिए, ठीक। आपको पता क्या क्या दिया हुआ है, फोकस लंबाई दे रखी है, फोकल लंबाई दे रखी है ये इतनी सेंटीमीटर, ठीक है, एफ दिया हुआ है आपको। और फिर लेंस से वस्तु की दूरी क्या होती है, यू, ये यू दिया हुआ है। बनने वाले छवि की स्थिति यानी कि आपको वी निकालना है, इमेज की पोजीशन निकालनी है जो कि वी होती है। यू आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है और आपका एफ जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या यूज़ करना है, 1/f वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला देखिए, ठीक है, ये रहा
1/f=1/v माइनस 1/u। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, किसकी, f की गिवन है हमारे पास और u की गिवन है हमारे पास। दोनों की वैल्यू हमने देखिए यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। ये देखिए, और u हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, u हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर ये माइनस लगा दिया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि इस वाले केस में आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से 1/v की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से आपने देखा v की वैल्यू कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था ये। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यदि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है, ये आपका हो सकता है या समतल या उत्तल। ये पहला वाला केस, ए वाला, यही सिर्फ एक ऐसा केस बनेगा, समतल होगा यानी कि प्लेन होगा, या फिर आपका कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब यानी कि उसकी जो बनती है इमेज, ठीक है, वो सीधी होती है तथा वस्तु के बराबर दिखाई देता है। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है। वो आपका होता है रियल होता है, डिमिनिश्ड होता है और इन्वर्टेड होता है। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश, यानी कि वास्तविक, उल्टा, छोटा, ठीक। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं इसकी। मानव नेत्र एक कैमरे की तरह काम करता है और इस लेंस का एक निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। और रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो बनता है वो ऐसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा आप कि कितनी होती है। ध्यान रखिए, एक व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपको देखना है पूरा का पूरा प्रतिबिंब, तो जो उसकी हाइट होती है ऑब्जेक्ट की वो आधी होनी चाहिए, तो पूरा पूरा उसमें दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। हमारे दांत वगैरह होते हैं या फिर कान वगैरह होते हैं, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है, तो उसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अवतल लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कॉर्निकल मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे बात यह आती है कि इनमें से कैसे पहचानोगे। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, अब देख रहे हैं आप, इनके नाम बड़े अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान पता होना चाहिए। जो कॉनकेव होता है उसे नतोदर शीशा कहते हैं, कॉनकेव मिरर को हम लोग नतोदर शीशा कहते हैं, हमेशा अवतल नहीं, इस नाम से भी इसको जानते हैं। जो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं। दंत विशेषज्ञ का शीशा नतोदर शीशा होता है। उनके द्वारा नतोदर शीशा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वे छोटी रेंज में अच्छी छवि उत्पन्न करते हैं। समझ गए आप। चलिए, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो छवि पर देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं। जब उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को ढक दिया जाता है तो वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के आधे भाग से परावर्तित होती हैं और वस्तु की पूर्ण छवि को प्राप्त होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। तो ये दिखाई पड़ता है हमको प्रकाश का बिखरना, ठीक है, जिस वजह से हमारी लाइट जो है वो बिखर जाती है, उस वजह से हमको दिखाई देता है आसमान नीला। अब देखिए रीज़न समझते हैं इसका। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम होती है लाइट की, उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक, उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा तो उसका प्रकीर्णन कम हो जाएगा, ठीक है। तरंग दैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा, मतलब एक उल्टा तो दूसरा सीधा, एक कम एक ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है। देखिए अभी ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने, पानी द्वारा रोशनी का छितरा होना, ठीक है। 18, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हीरे का, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। देखिए प्रश्न में दिए गए उपयुक्त विकल्प में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इतना 2.42, और सबसे कम होता है आपका वायु का। तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम और सबसे अधिक, ठीक है। और जल का भी ध्यान रखना है 1.33, और कांच का 1.52 से लेकर के 1.62 तक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इसी में से आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लाल
गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है कैसा? काला दिखाई पड़ेगा। रीज़न समझते हैं इसका। जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो गुलाब काला दिखाई देगा, क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को ही आगे जाने देता है और अन्य सभी प्रकाश को वहीं पर अवशोषित कर लेता है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए हमें क्या दिखाई देता है? गुलाब काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अरे सब बच्चों को पता होना चाहिए भाई, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, लगभग में। नासा के अनुसार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में इतना सेकेंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। अतः जो निकटतम विकल्प के रूप में है आपका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 19 सेकेंड और 20 सेकेंड लगभग आसपास ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला है हमारा यहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब वाला प्रकाश का कुल आंतरिक प्रवर्तन। अब इसका रीज़न समझते हैं। प्रकाश तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी होती है, ठीक, और एक बेलनाकार पत्ती पत्ती नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा किसी प्रकार भी क्षय नहीं होती है, मतलब जो एनर्जी होता है उसका लॉस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है नारंगी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका आंसर समझते हैं डिटेल में। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है। वो रंग होते हैं आपके बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि विब ग्योर, आप जानते हैं ना, विब ग्योर, ये जानते हैं ना, इसी से मिल करके बना होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये वी है और ये आर है, आर सबसे किनारे है इधर और वी सबसे किनारे इधर है। तो इसमें देखिए जो बैंगनी रंग है ये किनारे वाला, ठीक, इस किनारे वाला ये वाला, तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होता है और आवृत्ति जो इसकी होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक। और उसका उल्टा लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। तो लाल रंग के बाद नारंगी रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग के बाद देखो यहाँ पे ये किनारे लाल है, इसके बाद ये ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज मतलब नारंगी, तो ऑप्शन में ऑरेंज दिया हुआ था तो ऑरेंज का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो वैसे सबसे कम बैंगनी की होती है और बैंगनी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर बैंगनी की ना होती तो हम इंडिगो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंगनी नहीं होता, लेकिन बैंगनी अगर ऑप्शन में है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं थोड़ी सी, देखिए लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक, जिसका मान लगभग 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है और जिसकी वैल्यू होती है लगभग 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब देखिए 24 क्वेश्चन नंबर हमारा, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है ब्लू वाले कलर में। किस में? ब्लू कलर में। चलिए समझते हैं इसका रीज़न कैसे। नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश तरंग की ऊर्जा की गणना सूत्र E=hf के आधार पर की जाती है। यहाँ पर h जो है वो एक प्लांट कांस्टेंट है, जो प्लैंक होता है ना, प्लैंक कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था, तो प्लैंक कांस्टेंट, तथा f जो है क्या है यहाँ पर, एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तरंग फ्रीक्वेंसी है। और नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में अधिक होती है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अन्य कलर्स के कंपैरिजन में ब्लू वाले की थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होती है, इसकी ऊर्जा भी अधिक होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? आंसर है लाल। लाल वाले में बहुत तेज़ी से गमन करता है यानी मूव करता है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। प्रकाश का लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, ठीक है। शून्य या फिर वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेजी से यही चलता है। और दृश्य प्रकाश के लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। अतः अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है। तो जितने भी क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे कलेक्ट किया है ना, वो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो लाइट चैप्टर था उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। आप इन क्वेश्चन के साथ साथ जो बॉक्स में डिटेलिंग बताई है उनको जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ध्वनि के बारे में, यानी साउंड के बारे में। तो चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सोनरस होता है? सोनरस मतलब ध्वनिक, जिसको मारो टन तो आवाज़ आती है, ठीक, कौन सा ऐसा होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो आंसर आपको पता चल गया होगा, हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगले हम इसका डिस्कशन करेंगे तो सोल्यूशन भी वहीं पर बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।